हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया जो कि बीपीएससी 102 है, इसके सारे यूनिट करने वाले हैं एक ही वीडियो पे। ये वन शॉट वीडियो होगा और इसमें टोटल 13 यूनिट है और हम सारे यूनिट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है मेकिंग अप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये जो पिक्चर है तो इसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जी राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस वगैरह पे ये लोग सब लोग प्रेजेंट थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब से शुरू हो गया था जब से ब्रिटिश रूल चल रही थी हमारे इंडिया पे। और ब्रिटिश रूल कब एंड हुआ था? 1947 पे, अगस्त 15 जब था, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किया गया था। उसमें वर्क किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किया गया था। तब 1947 से लेके 1949 तक हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इतने टाइम दिया गया था इसको बनाने के लिए। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ मतलब ऐसे सेवरल एक्ट वगैरह दिया था, जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1858 से लेके 1935 तक क्या क्या हुआ था। तो 1858 पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे पास एक प्रस्ताव रखा था, बोला था कि सेंट्रलाइज पावर इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर। तो वो लोग बोल रहे थे कि सेंट्रल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगा और डिसेंट्रलाइज पावर इन प्रिंसली स्टेट, मतलब तब राजा वगैरह शासन कर रहे थे इंडिया पे, तो इसीलिए वो लोग बोल रहे थे कि सेंट्रल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा और प्रिंसली स्टेट के पास डिसेंट्रलाइज पावर वगैरह आएगा। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। फिर 1909 पे बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया के जिस पार्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई किया था वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, इलेक्टेड मतलब इलेक्शन होगा, और मुस्लिम लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्शन होगा। मतलब ब्रिटिश लोग ही थे जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कुछ माइंड में डाल के गए हैं। वो लोग ही पहले से चाह रहे थे कि इनको सेपरेट किया जाए ताकि वो और टाइम हमारे ऊपर रूल कर पाए। फिर 1990 पे वो चाह रहे थे कि कुछ पावर दिया जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहे, मतलब कुछ ऑटोनॉमी इंडिया को दिया जाए बट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगा उस पर। फिर 1935 पे भी उन्होंने वही बोला था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाए और सेफगार्ड किया जाए माइनॉरिटीज लोगों का, मतलब वो लोग मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन, बुद्ध ये सब लोग को अलग अलग करना चाहते थे ताकि वो ज़्यादा देर रूल कर पाए। और ऐसे माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड किया जाए तो मेजोरिटेरियन लोग जो होंगे वो लोग बोलेंगे, उन लोगों के बीच फिर वायलेंस शुरू हो जाएगा, दंगे वगैरह होंगे। तो वो लोग वही चाह रहे थे कि इन लोगों के बीच में फूट डाला जाए और ज़्यादा देर शासन किया जाए। फिर नेहरू रिपोर्ट भी आया था 1928 पे। उसमें उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सल सफरेज, मतलब अडल्ट लोग जो 18 के एबव जो भी होंगे सारे लोगों को वोटिंग राइट दिया जाए, क्योंकि दूसरे कंट्री पे ऐसा भी था कि वोमेन लोगों को राइट नहीं दिया जाता था, स्लेवरी लोगों को राइट नहीं दिया जाता था, बट हमारे इंडिया पे ये था कि सारे लोगों को राइट दिया जाए। फिर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो पीपुल के पास। अगर कुछ गवर्नमेंट ने गलत किया, जैसे कि कोई स्कूल बनेगा या रोड बनेगा या ब्रिज बनेगा, वो टूट जाएगा, उसके नीचे अगर कोई भी पीपुल आ जाएगा, दब जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा। अकाउंटेबल मतलब खुद के काम के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होना। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन को दिया जाए, जैसे कि बेसिक राइट वगैरह, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू वर्शिप, फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम टू ऑक्यूपेशन, सब कुछ सारे लोगों को दिया जाए फंडामेंटल राइट। फिर है डोमिनेंस स्टेटस, मतलब ये 1928 पे लाया गया था, तब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 पे, बहुत टाइम बाद। तो नेहरू जी बोल रहे थे कि ब्रिटिश एम्पायर अगर रूल भी कर रही है इंडिया पे बट उसके पास एक सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने उस पर बोला था।
फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों क्रिएट किया गया था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, इसीलिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट वगैरह, कुछ मिशन वगैरह लाए थे, जैसे कि क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 पे। इस पिक्चर पे गांधी जी और स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे मेंबर्स वगैरह हैं, और ये है स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स मिशन पे था क्या, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि तुम हमें वर्ल्ड वॉर 2 पे सपोर्ट करो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन पीपुल होंगे वो वर्ल्ड वॉर 2 पे ब्रिटिश के सपोर्ट पे जाके लड़े, और वो उसके बदले हमें देंगे हमारा सेल्फ गवर्नेंस। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या प्रपोजल था, इसको लीड किया था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, जिसने कि इंडिया को एक प्रपोजल दिया था कि इंडिया को ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, सेल्फ गवर्नेंस दिया जाएगा, बट वो ब्रिटेन के अंडर रहेगा ही रहेगा। और इस प्रपोजल पे 3 मेन पार्ट्स वगैरह थे, जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस मिलेगा अदर कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट वो खुद का डिसीजन, खुद का गवर्नमेंट खुद ही ले सकता है, बट इंडिया ब्रिटेन के अंडर ही रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग को अगर कुछ डिसीजन पसंद नहीं आया तो वो फिर से उसको चेंज करवाने के लिए बोले, तो क्या होगा कि वही डोमिनेंसी रहेगी उनका इंडिया के ऊपर। फिर उसके बाद आया था एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा इंडिया, उसके लीडर्स वगैरह को एक साथ लाके, मतलब कंट्रीज के लॉ वगैरह के ऊपर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर, राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन, मतलब सिटीजन के राइट के ऊपर वो बना सकता है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और एक था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब स्टेट वगैरह के पास खुद का अफेयर कंट्रोल करने के लिए, खुद का वन डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा पावर होगा, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल का नीड नहीं होगा। बट गांधी जी, नेहरू जी ये वगैरह चाह रहे थे कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो, ताकि अगर स्टेट के बीच में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया तो सेंटर उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर सेंटर के पास ही पावर नहीं होगा, सारा कुछ पावर स्टेट के पास होगा, तो स्टेट सेंटर को मानेगा ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा इंडिया यूनाइटेड होके नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो सेंटर से। तो इसमें रिएक्शन वगैरह क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो लोग चाह रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ना कि डोमिनेंस स्टेटस वगैरह, मतलब ब्रिटेन के अंडर ही रहेंगे। और मुस्लिम लीग, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो लीड कर रहे थे, वो चाह रहे थे एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री, जो कि पाकिस्तान था, और इसमें पाकिस्तान का डिस्कशन या नामो निशान ही नहीं था। तो इसीलिए ये प्रपोजल ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, ना मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। ये प्रपोजल सक्सीड नहीं हो पाया, बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये लीड किया क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 पे, जिसमें ये हुआ कि अंग्रेज लोगों को, ब्रिटिश पीपुल को भारत छोड़ने के लिए बोला गया, आंदोलन, मूवमेंट वगैरह शुरू हो गए। और 1946 में बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी हुआ, एक ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी बने, और इंडिया इंडिपेंडेंस पे ये मिशन बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाई। उसके बाद कैबिनेट मिशन, और इस पिक्चर पे ये भी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथविक और स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। तो ये 1946 के टाइम पे हुआ था, और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चल गया था कि इंडिया पे उनका लीडरशिप खत्म होने वाला है, इसीलिए वो पीसफुली वे पे ट्रांसफर करना चाहते थे अपना पावर टू इंडिया गवर्नमेंट। इसमें की मेंबर वगैरह थे लॉर्ड पैथविक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, फिर एबी अलेक्जेंडर, जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। और कैबिनेट मिशन का ये प्लान था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए पे ये था कि हिंदू मेजोरिटी एरियाज वगैरह, मतलब मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जहाँ पे कि हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थे, तो वो लोग एक दूसरा स्टेट बनाए। फिर मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पे ज़्यादा थे, पंजाब हो गए, नॉर्थ वेस्ट वगैरह पे हो गया, सिंध हो गया, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थे, तो वो लोग एक दूसरा बनाए स्टेट। फिर ग्रुप सी, बंगाल, आसाम, ये लोग एक दूसरा स्टेट बनाए। और 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में बोला गया था, मतलब सेंटर के पास कंट्रोल होगा सिर्फ डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और एक्सटर्नल अफेयर पे, और दूसरा सब कुछ पावर स्टेट के पास ही रहेगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी किया गया था, जहाँ पे कि 389 मेंबर थे, जो कि इलेक्टेड हुए थे प्रोविंशियल असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन।
का रिएक्शन ये था कि इंडिया नेशनल कांग्रेस इसको पहले एक्सेप्ट किया था, बट वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी ये वगैरह सब कुछ अलग अलग हो। मुस्लिम लीग ने ये एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले वो चाह रहा था कि धीरे धीरे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि कुछ साल बाद अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप एक स्टेट के, मतलब ग्रुप ए से ग्रुप बी पे जा सकते हो, ग्रुप सी से जा सकते हो। तो मुस्लिम लीग ये सोच रहा था कि वो धीरे धीरे सब कुछ मुस्लिम स्टेट वगैरह कर सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है, ये सोच रहा था, बट ये गांधी जी वगैरह ने मना कर दिया था। तो इसीलिए बाद में उसने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। अब तक जो पढ़ा वो था कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या करने के लिए प्रपोजल वगैरह दिया था। अभी देखते हैं कि हमारी खुद की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे इंडियन लोगों ने क्या क्या किया। मतलब के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह किया गया, उसका इलेक्शन वगैरह किया गया 1946 पे, और इसमें की पॉइंट्स वगैरह थे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, मतलब मेंबर वगैरह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होंगे, और इसमें वोटिंग राइट्स वगैरह लिमिटेड हो गए, मतलब एजुकेटेड पर्सन इसमें वोट दे सकते हैं, और टैक्स पेइंग सेक्शन, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग इसमें वोट दे सकते हैं। असेंबली रिप्रेजेंट कर रहा था बहुत लोगों की वेरियस ओपिनियन वगैरह, कम्युनिटी वगैरह, आइडियोलॉजी, मतलब डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा था। माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे सिख, मुस्लिम या अदर कम्युनिटी वगैरह जो भी थे। और इसमें मेजोरिटी मेंबर्स वगैरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, नॉन कांग्रेस मेंबर वगैरह भी थे, AK अय्यर, HN कुंजरू एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, और प्रिंसली स्टेट के भी कुछ मेंबर वगैरह थे। बट इसमें सिग्निफिकेंट रोल निभाए थे 20 इंडिविजुअल, और उसमें इंक्लूड थे राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और डोमिनेंट लीडरशिप वगैरह 4 लोग किए थे, नेहरू जी, पटेल जी, प्रसाद जी और आजाद जी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को शुरू किया गया था December 9, 1946 पे, और वो असेंबली को 2007 मेंबर ने अटेंड किया था, बट मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, क्योंकि वो चाह रहा था एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान। December 11, 1946 पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे इलेक्टेड किया गया था, इलेक्शन हुआ था, तब उसके परमानेंट चेयर मेंबर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी लाया गया था December 13, 1946 पे, मतलब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल वगैरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हुआ था। और इसमें कुछ कमेटी वगैरह भी हुआ था, जैसे यूनियन पावर कमेटी, चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी, और 9 मेंबर वगैरह भी। फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी कमेटी वगैरह भी हुए थे, उसमें चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 54 मेंबर दूसरे लोग थे। स्टीयरिंग कमेटी वगैरह भी हुआ था, जिसमें डॉक्टर KM मुंशी और 3 लोग दूसरे लोग थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और 25 मेंबर और थे। फिर कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ था, उसमें चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और 15 मेंबर और भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी भी लाया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी लाया गया था अगस्त 29, 1946 पे, उसमें चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ड्राफ्ट कमेटी को प्रिपेयर किए थे सर BN राव, जो कि एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और ड्राफ्ट डिस्कशन वगैरह, मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश किया गया था फरवरी 1948 पे। ड्राफ्ट कमेटी था क्या, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, सही है, क्या चेंज किया जा सकता है, ये सब कुछ देखा जाता था। मतलब इसमें सेकेंड रीडिंग वगैरह भी हुआ था ड्राफ्ट कमेटी पे, मतलब क्लॉज बाय क्लॉज देखा गया था सही है या गलत है। इसको कंप्लीट किया था अक्टूबर 17, 1949 पे। फिर थर्ड टाइम रीड किया गया था नवंबर 14, 1949 पे, और फाइनलाइज किया गया था ड्राफ्ट को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया गया था नवंबर 26, 1949 पे। बट तब जब फाइनलाइज किया गया, इसके लिए असेंबली हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मना कर दिया था कि नवंबर 26, 1949 पे इसको लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जनवरी 26 पे पूर्ण स्वराज के बारे में बोल दिया था पहले से ही। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जनवरी 26, 1950 पे ही इसको अनाउंस किया जाए और लागू किया जाए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन पे सैलाइन फीचर्स वगैरह थे, क्या क्या थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इंडियन लोगों के लिए, इंडियन लोगों की नीड्स, एक्सपीरियंस, ये वगैरह सब कुछ सेव करने के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया था
डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट पे क्या होगा, आर्टिकल 14, 15, 16, 21 तक सब कुछ फंडामेंटल राइट है। इसमें है कि डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्लास, जेंडर सब कुछ को लेके। फिर एबोलिशन ऑफ कास्ट, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ये वगैरह सब कुछ, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP ये लाया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे। DPSP पे कैसे लोगों का वेलफेयर हो उसके बारे में लिखा गया है। फिर इमरजेंसी प्रोहिबिशन वगैरह जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। और 1935 इंडियन एक्ट से भी लाया गया है, जैसे स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी ये वगैरह। और इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब 18 के ऊपर जो भी होंगे उनके पास वोटिंग राइट होगा। फिर एबोलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए हाँ बोल दिया था, जैसे सिख लोगों का दूसरा इलेक्टोरेट हो, सेपरेट हो, मुस्लिम लोगों का सेपरेट हो, हिंदू लोगों का सेपरेट हो। हिंदू में भी वो कास्ट सिस्टम वगैरह जो चल रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट हो, ये सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया था। बट गांधी जी ने इसको अपोजिशन किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। और अंबेडकर जी चाह रहे थे कि डिप्रेस्ड कास्ट जो कि इनजस्टिस, एक्सप्लोटिव सब कुछ फेस कर रहे थे, उनके लिए एक डिफरेंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट हो ताकि वो रिप्रेजेंट हो सके, उनका नीड भी फुलफिल हो सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए हाँ भी बोल दिया था। बट गांधी जी ये नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को लेके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्टोरेट होने लगे तो हिंदुइज्म ही नहीं रहेगा। इसीलिए गांधी जी ने फास्ट किया था। और ये सब कुछ देखकर अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मना कर दिया था। और दोनों ने डिस्कस किया था, एक पूना पैक्ट साइन किया था, जिसमें ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा बट डिप्रेस्ड क्लास लोगों के लिए रिजर्वेशन होगा, जिसमें उनके लिए एक फिक्स्ड पोजीशन रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह पे या लोकल गवर्नेंस वगैरह पे, सब कुछ पे। यूनिट 2 फिलोसॉफिकल प्रीमिसेस, ये फिलोसॉफिकल प्रीमिसेस पे था क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये था इंडिया का कि एक विजन और एक डॉक्यूमेंट जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए किया गया था। वेलफेयर मतलब उनके हित के लिए, उनका जो बेसिक नीड वगैरह ये सब कुछ कैसे पूरा कर सके, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सके, उनका नीड कैसे पूरा किया जाए, ये सब कुछ वो था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनका खुद का ऑटोनॉमी दे रहा था और एक डिग्निटी दे रहा था। उसमें कुछ की प्रिंसिपल वगैरह थे, जैसे कि सोवर्निटी। सोवर्निटी मतलब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सोवर्निटी कंट्री भी है। पीपुल के पास ही पावर सब कुछ रहता है, पीपुल ही इलेक्टेड करता है, पीपुल ही वोट देता है। PM, CM इनडायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली हो गया, MLA, MP सब लोगों को वो ही वोट देता है और वो लोग उनके बिहाफ पे वहाँ पे काम करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब ये होगा कि सारे सिटीजन के पास खुद का वॉइस होगा, वो खुद गवर्नमेंट को सब कुछ बोल सकते हैं। उनको गवर्नमेंट पसंद आया, उसका कुछ प्लान स्कीम वगैरह पसंद आया, ना पसंद हुआ, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या नीड है, सब कुछ बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री पे। और सिटीजन का वॉइस को वो लोग इम्पोर्टेंट देंगे ही देंगे। फिर कॉन्सेंस, कॉन्सेंस मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक एग्रीमेंट के तहत लिया जाएगा, ना कि ऐसे सिर्फ मुंह पे बोल दिया जाएगा। फिर रिकमेंडेशन, डाइवर्स इंटरेस्ट और वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इंडिया पे डिफरेंट डिफरेंट पीपुल है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट और डाइवर्स इंटरेस्ट वगैरह है लोगों के, डाइवर्स वैल्यू वगैरह है, तो सारे लोगों को कंसिडर किया जाएगा, ना कि सिर्फ एक कास्ट के लोगों को या एक रिलीजन के लोगों को कंसिडर किया जाएगा। मेजोरिटी माइनॉरिटी सब लोगों को देखा जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मतलब सिटीजन के पास राइट्स है, जस्टिसेबल राइट्स वगैरह है सिटीजन के पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ऐसे कि फ्रीडम ऑफ लाइफ भी है, और वो फ्रीडम ऑफ लाइफ इमरजेंसी टाइम पे भी नहीं छीना जाता। फिर सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट मतलब इंडिया पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग वगैरह हैं,
तो अगर आपका रिलीजन हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो आप डिफरेंट रिलीजन वालों को हेट नहीं करोगे, उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचाओगे। आप अपने खुद का रिलीजन को जितना रेस्पेक्ट, जितना डिग्निटी दोगे, आप दूसरे के रिलीजन को भी इतना ही रेस्पेक्ट और डिग्निटी दोगे। फिर सोशलिज्म, सोशलिज्म पे क्या जाएगा, गवर्नमेंट आपके लिए सोशलिज्म वर्क वगैरह करे, जैसे कि आपका बेसिक नीड वगैरह पूरा करे। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड वगैरह हो गया, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सब कुछ आपको वो प्रोवाइड करे। रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लास, मार्जिनल क्लास, वुमेन वगैरह, इन सब के लिए माइनॉरिटीज जो है सबको रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि पहले से ही उनके साथ बहुत इनजस्टिस, एक्सप्लॉइटिव हो रहा है और उन लोगों को ऑप्रेस्ड किया जा रहा है। फिर अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सारे लोगों को वोटिंग राइट्स है, ना कि वुमेन लोगों को वोटिंग राइट नहीं है या स्लेवरी लोगों को वोटिंग राइट नहीं है, जैसे पहले चल रहा था। इंडिया पे नहीं, दूसरे कंट्री वगैरह पे वो नहीं होगा। इंडिया पे सारे लोगों को वोटिंग राइट होगा जो कि 18 के अबव होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, मतलब कोई भी काम आप करोगे तो उसमें कुछ सपोर्टर लोग आएंगे और कुछ क्रिटिसाइजर भी आएंगे, इसीलिए डिमोटिवेट मत होना। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे भी सेम हुआ था, कुछ सपोर्टर थे और कुछ क्रिटिसाइजर थे। क्रिटिसाइजर वगैरह क्या बोल रहे थे कि वो लोग बोल रहे थे कि ये बीइंग एलाइट, मतलब कुछ लोगों के पास ही पावर रह रहा है और वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तब इसीलिए मेड किया गया था, बनाया गया था कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट किया जा सके, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका नीड क्या है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाके बोला जाए। और उन्होंने ही फिर बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था, तो उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था। और इसको क्रिटिसाइजर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो कि उसमें डोमिनेट कर रही है और वो लोग खुद की मनमानी कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। और एट लास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है प्रिंसिपल दैट प्रोमोट डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, और ये एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर रही है गवर्नेंस के लिए कि वो इंश्योर कर सके राइट्स को, डिग्निटी को सारे सिटीजन लोगों के लिए। इक्वालिटी पे क्या जाएगा कि आप सारे लोगों को इक्वल देखो, आप माइनॉरिटी, मेजोरिटी ये वगैरह सब कुछ ना करो। जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस देने के लिए रिजर्वेशन दो, बट तुम मेजोरिटेरियन लोगों को भी इक्वली ही देखो, ना कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करो। या कोई अदर पीपुल जैसे मैन वोमेन हो गया, वोमेन लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेट ना करो। कास्ट वगैरह को, क्लास वगैरह को सब कुछ स्किप करो, सारे लोगों को इक्वली देखो। डेमोक्रेसी पे क्या होगा कि पीपल के वॉइस को सुनो। फिर जस्टिस पे क्या होगा कि अगर लोगों का फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये बाद में है फंडामेंटल राइट, तो आप ये समझ लो कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो आप जाके कोर्ट पे बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट पे हो गया, हाई कोर्ट पे हो गया, या कोई सिविल कोर्ट पे हो गया, और कोर्ट आपका बात सुनेगा ही सुनेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी लिखा है, जुडिशियरी वगैरह पे। तो उसमें क्या होगा कि ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को जस्टिस मिल पा रहा है। फिर है यूनिट 3 प्रियम्बल, मतलब ये प्रियम्बल क्या था, ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक, जैसे मैंने इंट्रो पे बोला कि नहीं हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 तक करेंगे, यूनिट 1 पे क्या है, यूनिट 2 पे क्या है, यूनिट 3 पे क्या है, आपको जैसे एक ओवरव्यू मिल रहा है, जैसे प्रियम्बल भी वही है कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू मिल रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, ये है प्रियम्बल। और प्रियम्बल पे है क्या, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडिया के पीपुल है। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवेरियन पे क्या होगा कि आपके खुद के पास पावर होगा, आपका खुद का एक गवर्नेंस होगा, आपका एक खुद का एक ऑटोनॉमी होगा, और कोई भी कंट्री या दूसरे जो भी लोग हैं वो आके उस पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सोशलिस्ट पे क्या होगा कि ये सोशली लोगों को हेल्प करेगा, बेसिक नीड वगैरह प्रोवाइड करेगा। सेकुलर पे क्या होगा कि आपके पास सारे रिलीजन के लिए एक इक्वल रेस्पेक्ट, एक इक्वल डिग्निटी होना चाहिए। या माइनॉरिटी, मेजोरिटी वगैरह जो होते हैं, आप सारे लोगों को इक्वली देखो, ना कि मेजोरिटेरियन वगैरह जो होंगे वो माइनॉरिटी वगैरह को दबाएंगे, उनको डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं। डेमोक्रेटिक पे क्या होगा कि डेमोक्रेटिक पे ये होगा कि पीपल का वॉइस सुना जाए, पीपल का क्या नीड है, पीपल का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या इशू है, ये सब कुछ देखा जाए, पीपल को ही प्रायोरिटाइज किया जाए उसमें। फिर रिपब्लिक,
फिर रिपब्लिक पे क्या होगा कि इंडिया पे पहले जो राजा वगैरह मतलब पहले एक किंग उनका, फिर उसके बाद उनका प्रिंस मतलब राजा शासन करेगा, उसके बाद उनका राजकुमार या राजकुमारी या जो भी उनका ऐसे चल रहा था, ये सब कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, रिपब्लिक पे पीपल वोट करेंगे और वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक कॉमन पीपल से ही तो होगा ना, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, या आपका लोकली सरपंच हो गया, मेयर हो गया, सब लोग पीपल से ही, कॉमन पीपल से ही हो रहे हैं ना कि राजा शासन एक पहले राजा हो गया उसका बाद उसका बेटा ऐसा तो नहीं चल रहा। तो ये रिपब्लिक ये इंडिकेट कर रही है। फिर है जस्टिस। जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इंडिया के लोगों को जस्टिस मिल सके। सोशली मतलब उन लोगों को रोड वगैरह, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह प्रोवाइड किया जाए। इकोनॉमिक पे क्या हुआ कि जो क्लास डिफरेंस वगैरह, रिच पुअर ये वगैरह जो चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ये सब कुछ ना हो, सारे लोगों को इक्वाली इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड किया जाए। पॉलिटिकल पे क्या होगा कि वही कॉमन पीपल, मतलब आप अगर आज एक टीचर हो तो कल आप इलेक्शन के लिए भी लड़ सकते हो, आपके पास वो पावर है। ये है पॉलिटिकली जस्टिस। अगर किसी ने आपके साथ पॉलिटिकली मतलब जैसे कोई नेता का बेटा हो गया, वो कुछ गलत काम करेगा और एक कॉमन पीपल कुछ गलत काम करेगा तो पनिश दोनों को इक्वली किया जाएगा, ना कि वो नेता का बेटा है तो उसको रिहा किया जाएगा और कॉमन पीपल है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और जस्टिस पे जुडिशियरी वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट ये वगैरह, वहाँ पे आप जाके आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ किसने कुछ गलत किया, आपका फंडामेंटल राइट को हार्म किया, तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो और वो लोग आपका बात सुनेंगे। फिर लिबर्टी पे क्या होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम टाइप्स होता है, बट फ्रीडम और लिबर्टी पे भी दोनों डिफरेंट है। लिबर्टी मतलब जो इंडिपेंडेंस आपको किसी ने दी नहीं है, जो आपके साथ बर्थ से ही है, मतलब आप जब से पैदा हुए हैं तब से आपके पास लिबर्टी है इंडिया पे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। बट फ्रीडम क्या हुआ था, फ्रीडम हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था उसके पास हम डिपेंडेंट थे और वो हमें इंडिपेंडेंस दिया था, वो होता है फ्रीडम और ये होता है लिबर्टी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट क्या, आपको गवर्नमेंट पसंद नहीं आया या गवर्नमेंट का कोई स्कीम पॉलिसी वगैरह पसंद नहीं आया तो आप उसको बोल सकते हो, आपको गवर्नमेंट कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकता या आपको जेल पे नहीं डाल सकता। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन पे भी वही सेम ही जाएगा। लिबर्टी ऑफ बिलीफ मतलब आपको जो भी रिलीजन हो गया, जो भी गॉड हो गया या जो भी साइंटिफिकल थिंग हो गया, आप सब कुछ कर सकते हो आपके हिसाब से, आपके मर्जी से। लिबर्टी ऑफ फेथ पे भी वही जाएगा, लिबर्टी ऑफ वर्शिप पे भी वही जाएगा कि आप जो भी गॉड हो या जो भी रिलीजन हो सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर इक्वालिटी पे क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रोमोट एमोंग देम ऑल, मतलब इक्वालिटी स्टेटस, जो क्लास डिफरेंट, कास्ट डिफरेंस पे जो वर्ण सिस्टम वगैरह इंडिया पे चल रहा था, क्या क्या था, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, फिर उसके बाद आउटसाइडर वगैरह जो अनटचेबल वगैरह थे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था। मतलब सिर्फ ब्राह्मण लोग, अपर कास्ट लोग थे जो उनको सब कुछ सारे प्रिविलेज मिल रहे थे, तो उसमें स्टेटस डिफरेंस हो गया, डिस्क्रिमिनेट हो रहा था। फिर हायरार्कियल जो टाइप्स वगैरह थे उसमें क्लास डिफरेंस पे क्या होगा कि रिच पुअर, इसमें एक डिफरेंट स्टेटस हो रहा है। फिर अपॉर्चुनिटी पे क्या होगा कि आपको सब कुछ दिया जाए इक्वाली, जैसे कि वोमेन वगैरह हो गया, उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, अभी भी हमारे इंडिया पे ये सब कुछ चल रहा है। या कोई कास्ट हो गया, जो डिफरेंट लोअर कास्ट वगैरह हो गया, उनको जो प्रोवाइड नहीं किया जाता था, इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ, ये सब कुछ तोड़ा जाए और सारे लोगों को इक्वालिटी दिया जाए, इक्वाली स्टेटस हो सारे लोगों को और अपॉर्चुनिटी भी सेम दिया जाए। कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया, मतलब जॉब वगैरह हो गया, तो सारे लोग वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिसके पास जो कैपेबिलिटी होगा उसके हिसाब से वो पाएंगे, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को दिया जाए। फ्रेटर्निटी मतलब क्या, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, मतलब आप कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट को हार्म नहीं करोगे, आप अपना काम खुद ही करोगे, दूसरे को टोकोगे नहीं कि तुम ये क्यों करे, वो क्यों करे, सारे लोगों को इक्वली रेस्पेक्ट दोगे, उनका डिग्निटी मेंटेन करोगे, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमनिज्म, ये सब कुछ आप थोड़ा दिखाओगे।
भाईचारा मेंटेन करके रखोगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी मतलब एक साथ रहना, नेशन को एक साथ बना के रखना। इंटीग्रिटी मतलब उसका जो फेथ हो गया, बिलीफ हो गया, ट्रू कंपैशन हो गया, ये सब कुछ आप एक साथ आप जोड़ के रखो। फिर क्या है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हियर बाय एडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या, वी द पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये प्रियम्बुल ही बोल रहा है, ये प्रियम्बुल का कॉन्टेक्स्ट ही यही है कि ये पीपुल लोगों के लिए है, इंडिया के। मतलब क्या, पीपुल को प्रायोरिटी दिया जा रहा है और पीपुल के लिए ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के पीपुल लोग आप ही हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के डिग्निटी को मेंटेन करना, उसके प्रिंसिपल को मानना, ये सब कुछ आपकी ही जिम्मेदारी है। नोट्स पे भी मैंने अभी जो कुछ बोला वही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैंने ये थोड़ी थोड़ी मतलब 2 सेकेंड पॉज ले रही हूँ, बट बारिश हो रही है तो बारिश का साउंड अगर आएगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और वो जो सेकुलर वर्ड था वो पहले से नहीं था, 1950 पे जब कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था तब नहीं था सेकुलर वर्ड। 42 अमेंडमेंट 1976 पे सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया है हमारे प्रियम्बल पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। और इंटीग्रिटी को भी तब ही ऐड किया गया है 42 अमेंडमेंट 1976 पे। और हमारा प्रियम्बल सही है, प्रियम्बल को ही पावर दिया जाएगा, ये हमें 2 केस पे पता चलता है, जो था केशवानंद भारती केस और एक बोमाई केस था। तो केशवानंद भारती केस पे क्या होता है कि एक हिंदू मॉन्क, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक बाबा या योगी, उनका एक आश्रम था बहुत एरिया पे, और केरला का गवर्नमेंट वो लैंड लाना चाहता था क्योंकि वो वहाँ पे कुछ सिटी वगैरह या कुछ प्रोजेक्ट वगैरह वो करना चाहता था वहाँ पे। तो वो बाबा ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे जाके कि हमारा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हो बट बेसिक प्रिंसिपल वगैरह चेंज नहीं कर सकते। और बाद में जो लैंड वाला मतलब प्रॉपर्टी राइट्स था हमारे फंडामेंटल राइट पे, उसको हटाया दिया गया था कि क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए ही काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह, कोई रोड, कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ आपके लिए ही बनाएगी, आपके लिए ही काम करेगी। तो आप अगर रोकोगे उसको उस काम करने के लिए, मतलब आपके घर से लेकर एक रोड बनेगा, तो अगर आप उस पे मना कर दोगे कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है, मैं अपनी खुद की जमीन नहीं दूंगी, तो रोड कैसे बनेगा, आपका कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसीलिए बाद में प्रॉपर्टी राइट्स को हटाया दिया गया था और बोला गया था कि प्रियम्बल सही है बट बेसिक प्रिंसिपल वगैरह आप नहीं छेड़ सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो बट बेसिक प्रिंसिपल को नहीं। और फिर बोमाई केस पे क्या हुआ था कि एक स्टेट था जहाँ पे कि प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दिया था स्टेट का गवर्नमेंट को, और उसी स्टेट के लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट पे बोला था और इस केस को प्रेजेंट किया था कि हमारे स्टेट के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया प्रेसिडेंट जी ने। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है स्टेट का गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है और वो उसको केयरफुली यूज करे। मतलब प्रेसिडेंट का पावर भी लिमिटेड हो गया था और सेकुलरिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। और प्रियम्बल क्या कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, हमारे कंट्री के गवर्नेंस पे, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट पे, हमारे कंट्री को एक कमिटमेंट दे रहा है, उसका एक कमिटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सोवेरेनिटी के वे पे, सोशलिज्म वे पे, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है और एक गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारे कंट्री के लिए, हमारे गवर्नेंस के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में, मतलब मैंने अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया था तब बोला था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था December 13, 1946 पे। उसमें मतलब हमारे प्रियम्बल पे जो भी होना चाहिए बेसिक्स वगैरह वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे ही था। और इसमें जैसे मैंने अभी जो कुछ भी बोला कि गाइडिंग प्रिंसिपल वगैरह, जो सोवेरियन रिपब्लिक वगैरह के बारे में, या पीपुल को पावर देना चाहिए, या यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो के एक इंडियन स्टेट हो, इंडिया के अदर पार्ट्स वगैरह एक साथ हो, यूनियन इंडिया हो, ये सब कुछ उसमें था।
या ऑटोनोमस यूनिट्स वगैरह, मतलब ऑटोनोमी हो उनके पास, रेसिडुअरी पावर वगैरह हो स्टेट के पास, यूनियन के, मतलब जो भी रेसिडुअरी पावर पे ये जाएगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन नहीं है लॉ के बारे में या कोई प्रॉब्लम के बारे में, वो आप खुद ही पार्लियामेंट एक बैठा के, एक असेंबली करके आप वो खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें रेसिडुअरी पावर जाएगा। फिर गारंटी एंड सेफगार्ड वगैरह, मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम सारे लोगों को दो। तो बेसिकली प्रीएम्बल पे मैंने जो कुछ भी बताया वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे ही था। मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आप एक ट्रेलर के तरह ले सकते हो और प्रीएम्बल हो गया एक पिक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर का मेन थीम। ये होगा प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है यूनिट फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये पार्ट 3 पे है फंडामेंटल राइट, और इसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 पे क्या है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3, मतलब स्टेट का डेफिनेशन, मतलब स्टेट कैसा होना चाहिए ये इसमें बताया गया है। फिर आर्टिकल 14 पे ये बताया गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, मतलब लॉ के तहत सारे लोग इक्वल हैं। फिर आर्टिकल 15 इसमें है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ, मतलब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसका रिलीजन को लेके, उसका रेस को लेके, उसका कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। रेस मतलब कलर वगैरह जो होते हैं, गोरे लोग हो गए, काले लोग हो गए, कास्ट जो वर्ण सिस्टम वगैरह चल रहा था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय वगैरह। सेक्स मतलब जेंडर को लेके, कोई वोमेन हो गया, मैन हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। या प्लेस ऑफ बर्थ मतलब वो कहाँ पे पैदा हुआ है, इसको लेके भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई जॉब निकला या कोई जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है तो सारे लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी को उस पर रोका नहीं जाएगा, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 19 पे क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, मतलब आपको सारे थिंग्स पे फ्रीडम दिया जाएगा। आपके पास आपका खुद का फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, आप जो बातें बोलना चाहते हो बोल सकते हैं, आपका ओपिनियन सारे लोगों के सामने रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप असेंबली बना सकते हैं, मतलब कोई पार्टी वगैरह हो गया, आप उसको बना भी सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। एसोसिएशन वगैरह भी सेम थिंग पे जाएगा। आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब आप जाके उड़ीसा पे रह सकते हैं, दिल्ली पे रह सकते हैं, मुंबई पे रह सकते हैं। बट कुछ कुछ स्टेट वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसर्जेंसी वगैरह या कुछ वायलेंस वगैरह चल रहा होता है, वहाँ पे आपको प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। या कोई जो पर्सनल या सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह जगह होते हैं वहाँ पे आप नहीं जा सकते। वो जगह को छोड़ के आप सारी जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे कि वर्ण सिस्टम पे था कि शूद्र वगैरह मंदिर पे नहीं जा सकते, ये नहीं होगा, वो लोग मंदिर पे भी जा सकते हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। रेसिडेंस हो गया, मतलब आप इंडिया पे जो भी प्लेस आपको पसंद आया वहाँ पे जाके आप रह सकते हो। फिर प्रोफेशन हो गया, मतलब आपके खुद के पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन होगा, आप खुद ही चुन सकते हो। अगर आपको पसंद आया आर्ट्स क्राफ्ट पसंद आया, आप पेंटिंग पे अच्छे हो, आप ड्राइविंग पे अच्छे हो, आप अच्छा स्पीकर हो, आप टीचिंग पे अच्छे हो, आपका जो मर्जी आप खुद ही आपका खुद का प्रोफेशन सकते हो। और आपके बर्थ के हिसाब से आपको कोई अपॉर्चुनिटी से रोकेगा नहीं या प्रोफेशन चूज करने के लिए नहीं बोलेगा। फिर आर्टिकल 21 पे है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपका लाइफ का प्रोटेक्शन करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन गवर्नमेंट। आपके पास पर्सनल लिबर्टी भी है, आप घूम सकते हो, आप खा सकते हो, आप मौज कर सकते हो, आपका जो मर्जी आप करो, बट किसी दूसरे को हार्म मत करना।
क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट है कि पर्सनल लिबर्टी, तो दूसरा का भी फंडामेंटल राइट है पर्सनल लिबर्टी। आपका अगर कुछ हार्म होगा तो आप जाके अगर कोर्ट पे बोल सकते हो, तो दूसरा पर्सन भी जाके कोर्ट पे बोल सकता है। तो आप अगर उसके काम पे रोकोगे या टोकोगे तो क्या होगा, उसका फंडामेंटल राइट हार्म होगा ना, तो वो भी जाके कोर्ट पे बोल सकता है। इसीलिए खुद का लिबर्टी खुद के पास रखो और दूसरे लोगों को हार्म ना करो, फंडामेंटल राइट को डिसरेस्पेक्ट ना करो। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो बच्चे लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो 6 से 14 के बीच, मतलब 6 ईयर से लेके 14 ईयर के बीच में जो भी बच्चे होंगे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटी लोगों के पास ये राइट है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह पे जाके एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। फिर आर्टिकल 32 पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब ये सब कुछ जो नहीं था फंडामेंटल राइट, मैंने अभी अभी जो कुछ भी बोला इन सबको प्रोटेक्ट करती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मैंने अभी अभी देखा कि ये जो फोटो पे हमने अभी पढ़ा है जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह, इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं दिया गया है, तो मैं नोट से आपको सारे फंडामेंटल राइट का ओवरव्यू दे रही हूँ। मतलब मैंने जो अभी अभी बोला कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 6 फंडामेंटल राइट है, 14 to 18 है राइट टू इक्वालिटी, फिर 19 to 22 है राइट टू फ्रीडम, एक्सप्रेशन, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, ये सब कुछ बोल दिया। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 23 to 24, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह या फोर्स लेबर वगैरह, चाइल्ड लेबर वगैरह, ये हाजारियस ऑक्यूपेशन वगैरह नहीं होगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे होगा क्या कि जो किडनैपिंग वगैरह हो गया या फोर्सली जो काम करवाते हैं लोगों से, ये वगैरह नहीं होना चाहिए। फोर्स लेबर पे क्या होगा कि आपको फोर्सफुली खाने के लिए हो गया या पैसे के लिए हो गया या उनके काम निकालने के लिए आपसे फोर्स लेबर किया जा रहा है, या चाइल्ड लेबर हो रहा है, जो लोग बच्चे लोग को काम करवाते हैं, 18 के नीचे के लोग को, 14 के नीचे के लोग को जो लोग काम करवाते हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, मतलब इसमें ये है कि आप कोई भी रिलीजन या कोई भी प्रोफेशन या कोई भी प्रैक्टिस, ये सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को देख के। फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक, मतलब इसमें माइनॉरिटी के पास राइट होगा कि वो अपना खुद का लैंग्वेज, अपना खुद का स्क्रिप्ट, कल्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह को एस्टेब्लिश कर सकती है। फिर आर्टिकल 32 जिसमें है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब इन सब जो आर्टिकल वगैरह है इनका अगर कुछ हार्म हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके बोल सकते हो। पास ये फंडामेंटल राइट होगा, बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, जैसे मैंने बोला था कि सिक्योरिटी वगैरह पे ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है या सोवेरेनिटी वगैरह पे ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके कंट्री को इम्पोज ना किया जाए। या पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी पे हो गया, इसको मेंटेन करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। या वेलफेयर ऑफ मार्जिनल सेक्शन, मतलब वोमेन लोगों हो गया, चाइल्ड हो गया, या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस वगैरह जो हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको प्रोमोट करने के लिए, उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन लोगों के बीच में वेलफेयर को प्रोमोट करने के लिए ये सब कुछ फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। और केशवानंद केस के बारे में भी बोला कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी राइट्स था उसको हटा दिया गया, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं देगा तो रोड कैसे बनेगा, स्कूल कॉलेजेस कैसे बन सकता है। फिर है यूनिट 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें DPSP के बारे में लिखा गया है, बट ये इतना क्लियर नहीं है, नोट से ही बताती हूँ। मतलब DPSP को पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही लाया गया था, जैसे कि स्टेट पे हो गया या नेशनली हो गया, ये प्रोमोट करेगा सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल वेलफेयर वगैरह, सिटीजन लोगों को ये प्रोवाइड करेगा। ये DPSP पार्ट
4 पे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि नॉन जस्टिसेबल है और इसको कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई स्टेट इकोनॉमिकली या सोशली या पॉलिटिकली कुछ काम नहीं कर रही है, रोड नहीं बना रही है, स्कूल नहीं बना रही है, तो आप वो जाके कोर्ट पे नहीं बोल सकते कि हमारे स्टेट या हमारी स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल नहीं बना रही है, रोड नहीं बना रही है। और ये वेलफेयर प्रोमोट कर रही है ज़्यादातर सिटीजन सारे लोगों को, बट जो वनरेबल सेक्शन वगैरह, डिसएडवांटेज सेक्शन वगैरह, वोमेन वगैरह, उन लोगों को वो ज़्यादा वेलफेयर प्रोमोट कर रहे हैं, उन लोगों को वो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी नीड वगैरह को सुन रही है। तो डीपीएसपी आर्टिकल 38 से लेके आर्टिकल 51 तक है और हम देखते हैं उसमें क्या क्या है। आर्टिकल 38 पे है कि प्रोमोट सोशल ऑर्डर एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी। सोशल ऑर्डर को वो प्रोमोट करेगा और इनइक्वालिटी को कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। फिर आर्टिकल 39 पे क्या है, सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अपनी खुद की रोजी रोटी को वो सिक्योर करेगा और इक्वल पे करेगा इक्वल वर्क के लिए। मतलब आप जैसा काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी देगा, पैसा भी देगा। फिर आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट। मतलब आपके पास राइट टू वर्क होगा, राइट टू एजुकेशन होगा और पब्लिक असिस्टेंट होगा। फिर आर्टिकल 42 पे क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब आप बीमार हो, आपका कंडीशन सही नहीं चल रहा है तो कोई आपसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता, आपको छुट्टी देगा वो। मैटरनिटी रिलीफ वगैरह, मतलब वोमेन लोगों को छुट्टी वगैरह देना चाहिए, लीव वगैरह देना चाहिए मैटरनिटी रिलीफ के टाइम पे या उनका जो मंथली साइकिल टाइम पे देना चाहिए। फिर आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह हैं उनको प्रोमोट करना चाहिए, ये था उसमें। फिर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सारे स्टेट वगैरह पे। फिर आर्टिकल 45 प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रोमोट करना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे वगैरह टॉडलर वगैरह होते हैं उन लोगों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जो 5 से ऊपर के बच्चे, 6 से ऊपर के बच्चे लोगों को एजुकेशन देना चाहिए। फिर आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। मतलब वीकर सेक्शन वगैरह जो हैं, जो डिसएडवांटेज, मार्जिनल, वोमेन, इन लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, इकोनॉमिक इन लोगों को देना चाहिए और प्रोमोट करना चाहिए उन लोगों के बीच में एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। फिर आर्टिकल 47 इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब पब्लिक हेल्थ को, सारे लोगों की हेल्थ कैसे अच्छी हो, इन सबको इम्प्रूव करना चाहिए। न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब अच्छा फूड प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह हो। फिर आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करो, वाइल्ड लाइफ वगैरह जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, या जंगल पे जो लोग भी रहते हैं वाइल्ड लाइफ वगैरह को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे खुद का एनवायरनमेंट को, ट्रीज वगैरह को या जो जंगल वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब मोनूमेंट्स वगैरह जो ताजमहल हो गया या कोई भी आपका रिलीजियस प्लेस वगैरह जहाँ पे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया या चर्च हो गया, जो भी आपका जो मोनूमेंट्स वगैरह हैं ये सबको प्रोटेक्शन करना चाहिए। या आपका जो नेशनल इम्पोर्टेंस प्लेस वगैरह हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इन सारी जगह को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशियरी पे क्या जाएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, ये वगैरह सब कुछ जुडिशियरी पे जाएगा जो कि लॉ को देखते हैं, मेंटेन करते हैं उसको। और एग्जीक्यूटिव पे कौन होगा कि हमारे पीएम हो गए, सीएम हो गए, एमएलए, एमपीए वगैरह, इन दोनों को सेपरेट करना चाहिए। एक लॉ को बनाएगा और एक लॉ को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव वगैरह जो पार्लियामेंट पे वो लोग लॉ बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर आर्टिकल 51 प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब प्रोमोट करे इंटरनेशनल पीस, हमारे नेशनल या कंट्री के बीच में या स्टेट के बीच में तो पीस रहना चाहिए, शांति बरकरार होनी चाहिए, बट इंटरनेशनली भी हमें
पीस को प्रमोट करना चाहिए और सिक्योरिटी को भी प्रमोट करना चाहिए, ना कि कंट्री के बीच में लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ करो, नहीं, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। फिर डीपीएसपी पे कुछ अमेंडमेंट वगैरह, जैसे 42 अमेंडमेंट 1976 पे ऐड किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट वगैरह। ये सब कुछ पहले 1950 के टाइम पे नहीं था। फिर 44th अमेंडमेंट 1978 पे ऐड किया गया था, प्रोहिबिशन फॉर मिनिमाइजिंग इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर 86th अमेंडमेंट 2002 पे ऐड किया गया है, आर्टिकल 45 पे प्रोवाइड किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 97 अमेंडमेंट 2011 पे ऐड किया गया है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर डीपीएसपी को कुछ लॉस वगैरह को देख के एनाक्ट करके इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे लॉस रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस, इक्वल रिम्यूनरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब आपका काम जैसा होगा उसके हिसाब से आपको पे किया जाएगा या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ये लॉ वगैरह को देख डीपीएसपी को एग्जीक्यूट किया गया था। स्कीम वगैरह, प्रोग्राम वगैरह भी लॉन्च किया गया है, जैसे कि और उस स्कीम वगैरह पे सोशली इकोनॉमिकली वेलफेयर प्रमोट हो रहा है, जैसे MNREGA। मतलब इसमें यह था कि 100 डेज के लिए रूरल एरिया वगैरह पे जॉब वगैरह या लेबर वर्क वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें पॉवर्टी को मिटाया जाएगा, रूरल एरिया को अपॉर्चुनिटी, जॉब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया जाएगा। NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब पब्लिक के हेल्थ वगैरह को देखा जाएगा, अच्छे से हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाएगा, बेसिकली उनका हेल्थ पे फोकस किया जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह भी किया गया था। लिमिटेशन ऑफ डीपीएसपी मतलब ये नॉन जस्टिसेबल नेचर है, डीपीएसपी को एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट पे जाके। आप कोर्ट पे जाके नहीं बोल सकते कि मतलब हमारी स्टेट वेलफेयर का काम नहीं कर रही, ये सब कुछ नहीं बोल सकते, रोड नहीं बनवा रही है, वाटर सप्लाई नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं कर रही, ये वगैरह नहीं बोल सकते। और ये डिपेंड रहता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कोई स्टेट का होगा जो कि अच्छा काम कर रहा है वेलफेयर पे लेके, बट कोई ऐसा भी स्टेट होगा जहाँ पे वेलफेयर का काम कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये वेरी करता है गवर्नमेंट को लेके। फिर कंपैरिजन विथ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स पे क्या कंपैरिजन है, मतलब जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है और आप कोर्ट पे जाके बोल सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट हार्म हुआ है, बट डीपीएसपी पे ऐसा नहीं होता है। और फंडामेंटल राइट का पर्पज क्या होता है, उसका एम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल राइट को, फ्रीडम फॉर स्पीच, फ्रीडम फॉर असेंबली, फ्रीडम फॉर अपॉर्चुनिटी, ये वगैरह सब कुछ। बट डीपीएसपी क्या करता है, ये एक वेलफेयर है, ये प्रोमोट करता है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वेलफेयर वगैरह को। और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों पे रिलेशन क्या है कि ये दोनों ही प्रोमोट कर रहा है सोशल रिवॉल्यूशन और सिटीजन लोगों के वेलफेयर में काम कर रहा है। फिर है यूनिट 6 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या होता है कि ये ड्यूटीज है, हमें ये करना चाहिए, ये एक मोराली थिंग है जिसको आपको परफॉर्म करना चाहिए। अगर आप कोई देश के सिटीजनशिप हो तो आपको ये सब कुछ परफॉर्म करना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया पे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फंडामेंटल ड्यूटी है तो इंडिया के सारे पीपल को ये सब कुछ परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि अवेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, उसकी प्रिंसिपल वगैरह, उसका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये वगैरह सब कुछ देखो। फिर है अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को आप होल्ड करके रखो। कोई अगर मना किया गया है सिक्योरिटी प्लेस पे ना जाओ, जैसे डेंजर वाला सिंबल वगैरह होता है वहाँ पे नहीं जाओ, या कोई आर्मी कैंप हो गया, मिलिट्री कैंप वगैरह हो गया, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। एक सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखो। सॉवरेनिटी मतलब एक साथ होके, आपका खुद का यूनियन, आपका खुद का गवर्नमेंट, ये सब कुछ आप खुद वन अफेयर को देखो। फिर प्रोमोट हारमोनी मतलब ऐसे कि पीस मेंटेन करके रखो, शांति फैलाओ चारों तरफ। फिर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया,
सारे लोगों के बीच में एक फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड मेंटेन करो, सारे लोगों को इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी प्रोवाइड करो। फिर प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जैसे ताजमहल हो गया या लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया या कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सारे जगह को आप प्रिजर्व करके रखो। फिर चेरिश आइडियल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब आपको इंडिपेंडेंस देने के लिए जो भी जितने भी लोग स्ट्रगल किए हैं फ्रीडम के लिए, उन सारे लोगों को चेरिश करो, उनको आइडियल मानो, उनको फॉलो अप करो और अपने देश के लिए आप भी कुछ करो। फिर अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन सारे लोगों को प्रोवाइड करो। 6 से 14 तक तो कंपलसरी है एजुकेशन, और दूसरे लोग जो नहीं पढ़े हैं, जैसे कि वुमेन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो आप जाके बोलो, उनको समझाओ कि नहीं, वुमेन लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड देना चाहिए। एक मोरालिटी, एक ह्यूमैनिज्म जिनके तहत भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। फिर सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह, मतलब कोई पब्लिक एयरपोर्ट हो गया, ट्रेन स्टेशन हो गया या बस स्टेशन हो गया, या जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह होगा, वो सारे चीज़ को आप सेफगार्ड करके रखो। नहीं कि जाके खोद खोद के अपना नाम लिखो, अपना नंबर लिखो, ये सब कुछ मत करना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हम नोट्स पे भी देख देते हैं। जो है कि एक मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन, मतलब सिटीजन के लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन है जो कि प्रोमोट कर रही है पेट्रियाटिज्म, मतलब देशभक्ति, यूनिटी, एक साथ रहना, एक साथ जुड़ के रहना, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए आप अपनी ऑनेस्टी दिखाओ, ट्रांसपेरेंट मेंटेन करो, एथिकल काम वगैरह करो, नॉन एथिकल काम वगैरह मत करो। ये सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज आपको करने के लिए बोल रही है। और ये एडेड किया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 पे, 1950 पे ये ऐड नहीं किया गया था, 1950 पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मतलब नहीं बोल सकते कि कोई लड़का हो गया या लड़की हो गया जाके दीवार पे नाम लिख रहे हैं खुद का, कोई मोनूमेंट वगैरह पे या कोई प्रिजर्व करने थिंग्स वगैरह पे, ये सब कुछ आप नहीं बोल सकते, सिर्फ उनको मना कर सकते हो। फिर मोरल ऑब्लिगेशन मतलब मोरल ड्यूटी, नेशनल इंटरेस्ट वगैरह ये शो कर रही है, सिटीजन को प्रोवाइड कर रही है और करने के लिए भी बोल रही है। और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ये लिस्टेड है आर्टिकल 51A पे और पार्ट 4A पे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जाम्पल पे ये वगैरह ड्यूटीज़ वगैरह मैंने अभी सब कुछ बताया है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करो, उसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल वगैरह को रेस्पेक्ट करो, आइडियल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम वगैरह को रेस्पेक्ट करो, हारमोनी को मतलब पीस को चारों तरफ फैलाओ, ब्रदरहुड क्रिएट करो सारे लोगों के बीच में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, सब लोगों को प्रिजर्व करो, उनको प्रोटेक्ट करके रखो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करो। और साइंटिफिक टेम्पर वगैरह जैसे कि ह्यूमैनिज्म को या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या रिफॉर्म वगैरह को भी आप प्रोमोट कर सकते हो। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्रोमोट कर रहे हैं यूनिटी, कल्चरल हार्मोनी वगैरह, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्रोमोट कर रही है। फिर अवेयरनेस, एजुकेशन और फंडामेंटल ड्यूटीज अवेयरनेस क्रिएट कर रही है एजुकेशन के ऊपर लेके, या कोई भी एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह सारे थिंग्स पे ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। और हमारा कोर्ट और सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, सारे लोग प्रोमोट कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी पर। और ये लिमिटेशन भी उसका है कि आप कोर्ट पे जाके नहीं बोल सकते, मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है और ये डिपेंड रहता है सिटीजन के विलिंग के ऊपर। तो आप एक आदमी को अगर मना भी करोगे कि वो कुछ ऐसे दीवार पे नहीं लिखे या कहीं पे थूके नहीं, तो अगर वो सुनेगा तो उसकी मर्जी, अगर नहीं सुनेगा तो वो भी उसकी मर्जी। तो ये डिपेंड रहता है पीपुल के माइंडसेट के ऊपर, पीपुल के मर्जी के ऊपर कि वो काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और इन समरी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोमोट कर रही है हमारी नेशनल इंटरेस्ट को और सोशल वेलफेयर को। मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में मतलब मैं कंप्लीट कर दूंगी सारा यूनिट वगैरह, जैसे प्रीवियस के वीडियो वगैरह आप अगर मेरे देखे हैं या सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, तो मुझे लगा कि ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी सारा यूनिट तो मुझे लग रहा है 2-3 आवर तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए ये तो 1 आवर हो गया है। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में मतलब इसका पार्ट 2 लाऊंगी और उसमें सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी।
तो आप टेंशन मत लेना, अगर मैं इसको सुबह अपलोड करूँगी तो वो शाम को अपलोड कर दूँगी। तो अच्छे से पढ़ना। ऑल दी बेस्ट। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए। और इतने मेहनत किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और बोल देना कि प्रीवियस ईयर वाला वीडियो चाहिए या नहीं, क्योंकि थोड़ा बिजी स्केड्यूल है तो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, थोड़ा देखूँगी, होगा तो बनाऊँगी। और वो भी देख लेना अगर बनाऊँगी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।